यू ऑल। तो आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स तो मैंने आज बहुत सारे महीनों के बाद मैंने एक टॉपिक लाया है आपके लिए यहाँ पर। एंड दिस टॉपिक इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये जो टॉपिक है ये मैंने सेल से लिया है। एंड फ्रॉम नीट परस्पेक्टिव दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हम पढ़ते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? तो पहली बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ये एक ऑर्गेनली है। और ये जो ऑर्गेनली है ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, इसमें खाली एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है ये। और ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है इसकी एक और इंपॉर्टेंस है कि ये पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। दिस ऑर्गेनली इज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मैंने आपको बोला है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, और उस पर मैंने एक लेक्चर भी अपलोड किया है। बट दैट लेक्चर वो खाली पेड है, और वो शायद आई थिंक उसमें अभी प्राइवेसी लगी होगी कि वो अभी बाकी विजिबल नहीं हुआ होगा वहां पर। तो पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ये। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो रिगार्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गार्नियर। तो गार्नियर ने क्या किया? गार्नियर ने विद द हेल्प ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप उसने एक सेल को ऑब्जर्व किया, और सेल के अंदर जब उसने ऑब्जर्वेशन की विद द हेल्प ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप, उसने विद द हेल्प ऑफ स्टेनिंग एंड लाइट माइक्रोस्कोप उसने एक स्ट्रक्चर देखा दैट वाज स्टेनड वाया बेसिक स्टेन। उस स्ट्रक्चर को बेसिक स्टेन हो गई, बेसिक स्टेनिंग से वो दैट मीन्स नजर आया था विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। एंड दैट बेसिक स्टेनड स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर वाज नेम्ड एज बेसोफिलिक स्ट्रक्चर। तो बेसोफिलिक स्ट्रक्चर उसको एक नजर आया साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में, एंड ही नेम्ड दैट बेसोफिलिक स्ट्रक्चर को नाम दिया गया, इट वाज नेम्ड एज एरगैस्ट्रोप्लाज्म। तो एरगैस्ट्रोप्लाज्म इसको नाम दिया गया। ठीक है, तो पहला नाम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का था दैट वाज एरगैस्ट्रोप्लाज्म। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन की गई, तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जब ऑब्जर्वेशन की गई, और किसने की? तो उसका नाम है पोर्टर। पोर्टर ने, तो पोर्टर और उसके साथ कुछ क्लीग्स थे, उसके कुछ हमरा साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्लॉड, एक था उसमें, और उसके साथ था फ्लॉम। क्लॉड एंड फ्लॉम, तो यहां पर मैं लिखूंगा फ्लॉम, फ्लॉम, क्लॉड और कैलाम भी थे। लेकिन हम बेसिकली पोर्टर, फ्लॉम और कैलॉड, इन तीनों ने विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर दे दिया किसका? ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर था वो किसने दे दिया? वो पोर्टर, फ्लॉम एंड क्लाड ने दे दिया विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। और उसके बाद जो पोर्टर है ये सबसे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है, इन तीन साइंटिस्टों में सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट है दैट इज पोर्टर। और पोर्टर ने क्या किया? पोर्टर ने एर्गेस्टोप्लाज्म, जो इसका नाम दिया गया था पहले पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसका नाम चेंज करते हुए इसने क्या नाम दे दिया इसको? इसने नाम दे दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखते हैं ER, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नेम है ये पोर्टर ने दे दिया। और पोर्टर ने यही नाम क्यों दे दिया इसको? एंडो यहाँ पर नाम जो है, एंडो, एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक, प्लाज्मिक मतलब इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो इनसाइड द साइटोप्लाज्म, एंड रेटिकुलम मींस ए नेटवर्क स्ट्रक्चर। एंड जो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर उसने देखा इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, तो उसने उसको नाम दे दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां तक क्लियर है? अब देखो, ये तो रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने पहले ऑब्जर्व किया और इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किसने दे दिया। नाउ अब हम चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रेजेंस और एब्सेंस में।
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैंने पहले ही कहा कि ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, तो एब्सेंस इसकी किस में है, एब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो एब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स। लेकिन ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आपको पता ही है कि जब आपने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ी हैं तो आपने पढ़ा है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, तो उसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ऑर्गेनेली है, तो हम लिखेंगे प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन खाली यहां पर एक एक्सेप्शन आएगा यहां पर, तो वो एक्सेप्शन है मैमलियन आरबीसीज, मैमलियन आरबीसीज, ठीक है। तो मैमलियन आरबीसीज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया नहीं जाता है, ठीक है। अब इसके बाद तो एब्सेंस और प्रेजेंस हो गई, अब इसके बाद हम आते हैं लोकेशन पर, वायर इन सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लोकेटेड, तो लोकेशन कहां पर है इसकी। नाउ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लोकेटेड नियर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के नजदीक होता है, तो लोकेशन भी होगी। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर, अब हम स्ट्रक्चर पर आते हैं, तो स्ट्रक्चर जब हम इसका देखते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ही इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल्स बाहर आ गई, तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चला, दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये 3 चीजों का बना होता है। नाउ यहां पर मैं एक चीज बनाता हूं, दिस इज फ्लैट membrane bound elongated structure, and this flat membrane bound elongated structure it is called as the cisternae। तो पहला पार्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है दिस इज कॉल्ड सिस्टर्नी, और ये सिस्टर्नी जो होती हैं ये फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं, एंड दे आर ऑलवेज प्लेस्ड वन अबव द अदर, तो ऑलवेज ये प्लेस होती है वन अबव द अदर, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड सिस्टर्नीज, सिस्टर्नी, ठीक है। एंड जो अब देखो यहां पर जब आप सिस्टर्नी देखते हो तो सिस्टर्नी बाहर से ये मेम्ब्रेन है इसकी, और अंदर से ये खाली है, स्पेस है इसमें। नाउ दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द ल्यूमेन, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन, द स्पेस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन, ठीक। अब उसके बाद दूसरा एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड ट्यूब्यूल्स। नाउ ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, देखो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ साथ दे आर ब्रांचेड, तो branched tube-like structures are called as the tubules, तो branched tube-like structures are called as tubules, तो ये हो गए हमारे tubules, ठीक है। और ये tubules क्या करते हैं, ये tubules they are present between the cisternes, ठीक है, they are present between the cisternes, इसलिए जब आप डायग्राम बनाते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, then you yes draw this structure, these are basically the tubules, ये बेसिकली tubules होते हैं। और tubules क्या होते हैं, these are tube but branched structures, और tubules सबसे ज्यादा पाए जाते हैं किन में, lipid synthesizing cells में। and the third part is vesicles। now vesicles क्या होते हैं, now vesicles are simply spherical structures, these are the large spherical structures called as the vesicles, तो ये लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिनको हम वेसिकल्स कहते हैं ये सिंपली फ्यूज हुए होते हैं किसके साथ, ये आर ऑलवेज फ्यूज्ड विद द सिस्टर्नी, ये ऑलवेज फ्यूज होते हैं विद द सिस्टर्नी के साथ, क्लियर है यहां तक, गुड। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर, बड़ा ही इजी स्ट्रक्चर है, सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स का स्ट्रक्चर इसका बना होता है। सिस्टर्नी फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती है, प्लेस्ड वन अबव द अनदर, एंड ट्यूब्यूल्स होते हैं ये ब्रांचेड होते हैं, एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड वेसिकल्स दे आर लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स व्हिच ऑलवेज फ्यूज विद द सिस्टर्नी। तो स्ट्रक्चर तो हो गया, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहां पर आपके नीट के क्वेश्चंस यहीं पर बनते हैं, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ टाइप्स क्या है इसके, दो टाइप्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइंग हियर अ सेल,
यहाँ पर मैं सेल एक ड्रा करता हूँ, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और सेल के नजदीक, न्यूक्लियस के नजदीक ही एक ऑर्गेनेल होती है, मैंने पहली लोकेशन आपको बोली, दैट ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो यहाँ पर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बना रहा हूँ। नाउ दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल देयर आर राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स यहाँ पर अटैच है, तो इस वाले पार्ट को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहेंगे। Endoplasmic reticulum with ribosomes is called as rough endoplasmic reticulum, while as the endoplasmic reticulum without ribosomes, this is called as smooth endoplasmic reticulum. तो यहीं पर दो टाइप्स बन गए, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रफ एंड स्मूथ, यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड here is smooth endoplasmic reticulum, SER। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम्स। तो यहां पर लिखूंगा मैं विद राइबोसोम्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स होते हैं, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाइल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम्स। जो विदाउट राइबोसोम्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो क्वेश्चन कहां पर बनता है, क्वेश्चन बनता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये किन सेल्स में ज्यादा पाया जाता है। तो आपको पता ही है कि इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बना देना। तो ये पाए जाते हैं इन मोस्टली फाउंड इन द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली फाउंड इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स, इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स। यहां पर लिख देता हूं मैं प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स, ठीक है। वाइल एज अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये किस में पाया जाता है, इसमें राइबोसोम्स है ही नहीं। तो ये उन सेल्स में पाया जाता है जो लिपिड सिंथेसाइजिंग करती है, जो लिपिड्स बनाती है। तो मोस्टली फाउंड इन लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, मोस्टली फाउंड इन लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स। यहां तक क्लियर है। एक और फंक्शन में यहां पर लेता हूं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, मैंने पहले ही कहा कि ये मोस्टली फाउंड इन द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स। तो दैट मींस ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन क्या होगी, इसकी फंक्शन होगी फिर प्रोटीन सिंथेसिस, इट हेल्प अस इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। व्हाइल एज अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कहूं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इट इज फाउंड इन मोस्टली इन लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स। दैट मींस ये किस में मदद देगा, फिर लिपिड सिंथेसिस। तो लिपिड सिंथेसिस कहां पर होती है, इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब एक और फंक्शन में यहां लगा देता हूं, किसकी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो भी फंक्शन यहां पर आ रही है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन पर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो लिपिड सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, और डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स। डिटॉक्सिफिकेशन किन की होती है, ऑफ ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स। अब ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स क्या हो गए, ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते, जो हमारी बॉडी में बाहर से आते हैं, जो हमारी बॉडी के बेसिकली नहीं होते। ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स हार्मफुल सब्सटेंसेस होती है जो हमारी बॉडी के नहीं होते, ठीक है। ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स ये harmful, these are the harmful compounds which are not self made by the which are not made directly by the body, which are which gets formed
फ्रॉम आउटसाइड मटेरियल। हमारे बॉडी के ये नहीं होते हैं, ये फ्रॉम आउटसाइड आते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज xenobiotic compounds which are not part of our, ये हमारी सेल्स का पार्ट नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड द xenobiotic compounds। तो इनकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, और इनकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, इनकी डिटॉक्सिफिकेशन कौन कराता है? इनकी डिटॉक्सिफिकेशन कराता है एक एंजाइम, और उस एंजाइम का अभी मैं नाम नहीं लूंगा, उस एंजाइम का आगे जब मैं जनरल फंक्शंस पढ़ाऊंगा वहां पर मैं इस एंजाइम का नाम लूंगा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ xenobiotic कंपाउंड्स। और xenobiotic कंपाउंड्स में आप एक एग्जांपल लिख डालो यहाँ पर, बेंजीपायरीन। बेंजीपायरीन, बेंजीपायरीन, बेंजीपायरीन क्या है? ये एक xenobiotic कंपाउंड है या हार्मफुल ड्रग है। क्लियर है? एक और फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, आपको पहले ही पता है कि स्टेरॉइड क्या होता है, ये एक फैट डेरिवेटिव होता है, और जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं? वो भी बनते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया आपका स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे कि आपका एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया। तो ये जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं ये बेसिकली कहाँ बनते हैं? इनसाइड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द सेल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल का होता है वहीं पर ये बनते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो ये तो होगी फंक्शंस ऑफ व्हाट आरईआर इज एंड व्हाट एसईआर इज। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गया, और इनकी फंक्शंस मैंने बोल डाली। तो ये तीन फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो प्रोटीन सिंथेसिस की फंक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये किस में पाया जाता है, किन सेल्स में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर और टाइप्स भी हमने पढ़ डाले। अब हम मेन पोर्शन, मेजर जो पोर्शन है इसका, दैट इज फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फंक्शंस यहां पर हम पढ़ेंगे, और फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होती है दैट इज ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन किसको हम कहते हैं? व्हाट इज ग्लाइकोसाइलेशन? तो ग्लाइकोसाइलेशन फॉर, पहले देखो, पहले हम डिफाइन करते हैं ग्लाइकोसाइलेशन को। ग्लाइकोसाइलेशन सिंपली मतलब है कि ग्लूकोज, या ग्लूकोज नहीं, कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाना, चाहे वो लिपिड पर ऐड होता हो या प्रोटीन पर ऐड हो। कौन? लिपिड, ये कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपली हम लिखेंगे एडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल टू प्रोटीन और लिपिड। चाहे लिपिड पर ये ऐड हो रहा हो, कौन? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, या प्रोटीन पर ऐड हुआ हो, कौन? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन का नाम ही है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइको मींस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, एंड साइलेशन मींस एडिशन जो हो रहा है इस पर, ठीक है? तो एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ऑन अ प्रोटीन और ऑन अ लिपिड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइलेशन। अब ग्लाइकोसाइलेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कहां पर होती है? ग्लाइकोसाइलेशन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब ये ग्लाइकोसाइलेशन, यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि ग्लाइकोसाइलेशन जो है, अब ये जो ग्लाइकोसाइलेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां पर मैं इसके आपको स्टेप्स बोलता हूं, इसको थोड़ा सा मैं इलॉबरेट करता हूं, स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन कैसे होती है? तो उसके लिए हमें यहां पर स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द सिस्टर्नी। सिस्टर्नीज ही पाइल वन अपॉन द अनदर होती है, और यही एक इंटर नेटवर्क बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम सिस्टर्नीज होती है। अब देखो, इन्हीं का इंटर नेटवर्क जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ जो ग्लाइकोसाइलेशन होती है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइबोसोम है, दिस इज द राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर राइबोसोम है, और राइबोसोम का काम ही होता है कि प्रोटीन को फॉर्म करना। तो यहाँ पर प्रोटीन फॉर्मेशन राइबोसोम करा देता है, तो प्रोटीन यहाँ पर बन रहा है, दिस इज द प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन यहाँ पर बन रहा है। तो जब ये प्रोटीन बनता है, उसके बाद इस प्रोटीन की ग्लाइकोसाइलेशन कहां पर होती है? इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में ग्लाइकोसाइलेशन यहाँ पर हो रही है। तो ल्यूमेन में कैसी ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगी? उसके लिए तो इस प्रोटीन को कहां पर आना पड़ेगा? इनसाइड द ल्यूमेन, इनसाइड द स्पेस ऑफ दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको कौन लाता है इस ल्यूमेन में? दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन। स्पेस जो होती है सिस्टर्नीज के अंदर, जो स्पेस होती है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। और यही सिस्टर्नीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है।
तो इस ल्यूमेन में आने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, इसको यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है SRP मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SRP मॉलिक्यूल, सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल एक होता है। और ये सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल इस प्रोटीन को राइबोसोम से कहाँ पर लाता है, इनसाइड द ल्यूमेन। तो आ जाता है विद द हेल्प ऑफ SRP प्रोटीन। ये SRP प्रोटीन इस प्रोटीन को अपने साथ लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाता है इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ सिस्टर्नी। तो जो ये अंदर आ जाता है तो यहाँ पर अब ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगी। लेकिन ग्लाइकोसाइलेशन मींस एडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। लेकिन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो यहाँ पर होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, और ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल डायरेक्टली अटैच नहीं होता है किसके साथ, विद द प्रोटीन के साथ। अब जब ये डायरेक्टली अटैच नहीं होता है तो इसको अटैच कौन कराता है, तो यहाँ पर एक लिपिड मॉलिक्यूल होता है। दैट लिपिड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डॉलिकॉल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ट्रायंगुलर एक बना दूंगा, दिस इज कॉल्ड डॉलिकॉल। तो यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज डॉलिकॉल, CHOL। डॉलिकॉल क्या है, ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है। और ये डॉलिकॉल क्या करा देता है, ये इस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को किस पर लगा देगा, विद द प्रोटीन। तो ये यहाँ पर प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन पर ये कार्बोहाइड्रेट को कौन चिपका देता है, दिस डॉलिकॉल। नाउ ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो कार्बोहाइड्रेट इस पर चिपकेगा, किस पर चिपकेगा, इस प्रोटीन पर। तो ये कार्बोहाइड्रेट तीन चीजों का बना होता है। इसमें ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें मानोस के भी 9 होते हैं। और ग्लैक्टोसेमाइन के कितने होते हैं, ग्लैक्टोसेमाइन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो टोटल में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 9 2 11 12 13 14। जो 14 मॉलिक्यूल्स बना के एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनाते हैं। और यही कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल किस पर ऐड होता है, ऑन दिस प्रोटीन, लेकिन किसके जरिए, विद द हेल्प ऑफ डॉलिकॉल। और डॉलिकॉल क्या है, ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है, दिस इज लिपिड मॉलिक्यूल। क्लियर है, ये एक लिपिड मॉलिक्यूल होता है। तो ये किस पर ऐड हो जाएगा, इस प्रोटीन पर ऐड हो जाएगा। तो जो ये ऐड होता है इस प्रोटीन पर विद द हेल्प ऑफ द डॉलिकॉल, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। तो ग्लाइकोसाइलेशन आपने स्टेप वाइज, मैंने आपको बोला कि पहले क्या होता है, पहले प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, उसके बाद कौन कराता है प्रोटीन फॉर्मेशन, राइबोसोम यहाँ पर करा देता है। उसके बाद इसको अंदर लाया जाता है, इस प्रोटीन को राइबोसोम से कहां पर लाया जाता है, राइबोसोम से लेके उसको इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाया जाता है। एंड दिस ट्रांसफरिंग, और ये जो ट्रांसफर हो रहा है, ये प्रोटीन राइबोसोम से निकलकर ये प्रोटीन कहां पर आ जाता है, इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस ट्रांसफरिंग ऑफ प्रोटीन फ्रॉम राइबोसोम टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन सिंपली हो गई, जो ये प्रोटीन राइबोसोम ने बनाया वो प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द राइबोसोम टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन। ठीक है, तो अंदर आ जाता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन में इसको कौन मदद करता है, SRP मॉलिक्यूल। SRP का मतलब क्या हो गया, सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल। ठीक है, और उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट जो इन 3 चीजों का बना होता है, ये चिपक जाता है किसके साथ, इस प्रोटीन के साथ, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डॉलिकॉल। ठीक है, और किस वाले प्रोटीन के किस वाले साइड ये चिपक जाता है, टुवर्ड्स द एन टर्मिनल। इसके प्रोटीन के 2 साइड्स होते हैं, एन और सी। एन टर्मिनल पर ये इसके चिपक जाता है, और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। तो यहां तक ग्लाइकोसाइलेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद जो ही ये ग्लाइकोसाइलेशन कंप्लीट होती है, अब ये प्रोटीन गोल्गी अपरेट्स तक पहुंचाने के लिए रेडी है। अब ये प्रोटीन क्या है, ये मतलब ये अब बन गया है, अच्छे से बन गया है। और अब इस प्रोटीन को चाहिए कि ये कहाँ इसको हम भेजें, इसको भेजना है अब गोल्गी अपरेट्स। फॉर एग्जांपल गोल्गी अपरेट्स यहाँ पर है, गोल्गी अपरेट्स यहाँ पर है। तो गोल्गी अपरेट्स यहाँ पर जो है, अब गोल्गी अपरेट्स तक इस प्रोटीन को हमें भेजना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, आफ्टर ग्लाइकोसाइलेशन नाउ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट विल सेक्रेट दिस प्रोटीन। और ये जब इस प्रोटीन को सेक्रेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, इसको सेक्रेट करेगा, तो अंदर ये प्रोटीन है जिस पर ग्लाइकोसाइलेशन हुई है। तो ये प्रोटीन जाएगा टुवर्ड्स द गोल्गी अपरेट्स। लेकिन इस प्रोटीन के
इस प्रोटीन को वहां जाने के लिए एक वेसिकल की जरूरत पड़ती है, मतलब एक कैरियर की जरूरत पड़ती है जो ये सेक्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल इसको। तो ये जो वेसिकल होता है, इस वेसिकल पर जो ये बाहर जो ये कोट होता है, ये एक प्रोटीन का कोट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कोपाई सेकेंड कोट। तो कोपाई सेकेंड प्रोटीन कोट, इस प्रोटीन के ऊपर जो वेसिकल होता है, इसमें एक प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड कोपाई सेकेंड। तो कोपाई सेकेंड वेसिकल कहां तक जाएगा? टुवर्ड्स द गोल्गी अपैरेटस। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर वेसिकल कहां से आ रहा है? गोल्गी अपैरेटस से वापस वेसिकल भेजा जा रहा है किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो उस वेसिकल का जो कोटिंग प्रोटीन होगा, उस वेसिकल का कोटिंग प्रोटीन होगा कोपाई फर्स्ट। तो कोपाई फर्स्ट जो है, कोपाई फर्स्ट वो वाला वेसिकल है जो कहां से आता है? गोल्गी अपैरेटस से कहां तक आता है? इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लेकिन उस वेसिकल में क्या फर्क है? उस वेसिकल में कोपाई फर्स्ट की कोटिंग है, वाइल एज जो वेसिकल जा रहा है कहां से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टुवर्ड्स द गोल्गी अपैरेटस, उस वेसिकल में किसकी कोटिंग है? कोपाई सेकंड प्रोटीन की कोटिंग है। क्लियर है? तो जो यहां से जा रहा है, दिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो गोल्गी अपैरेटस तक जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, विजिकल ट्रांसपोर्ट, दिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो वहां से कौन आ रहा है? जो यहाँ गोल्गी से वापस अगर कोई इमैच्योर या एरर किसी प्रोटीन में एरर है तो वो वापस भेजा जा रहा है। तो जो गोल्गी अपैरेटस से वापस आ रहा है, उस ट्रांसपोर्ट को हम एंटीरियोग्रेड कहते हैं, एंटीरियोग्रेड ट्रांसपोर्ट। और उसमें जो वेसिकल्स होते हैं वो कोपाई फर्स्ट वेसिकल्स कोट बना देते हैं। तो आई थिंक यहां तक तो आपकी ये ग्लाइकोसाइलेशन कंप्लीट हो गई है। अब देखो एक और फंक्शन है, मैंने पहले ही कहा था डिटॉक्सिफिकेशन। ग्लाइकोसाइलेशन के बाद एक और फंक्शन है, जनरल फंक्शन ही मैं इसको कहूंगा डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन मैंने आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बोली है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए, ये डिटॉक्सिफिकेशन, पहले आप टर्म को समझो कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कोई हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होती है। अगर कोई हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस अगर लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, अगर कोई हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो रही है इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिटॉक्सिफिकेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन सिंपली मींस कन्वर्शन ऑफ हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। और फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के नहीं होते हैं, तो उन कंपाउंड्स, उन हार्मफुल ड्रग्स को हम डिटॉक्सिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको कैसे डिटॉक्सिफाई करता है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम साइटोक्रोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम P450। तो ये वाला एंजाइम जो होता है, दिस एंजाइम हेल्प अस इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स। तो ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स की डिटॉक्सिफिकेशन कौन कराता है? साइटोक्रोम P450। तो ये जो साइटोक्रोम P450 है, ये एक एंजाइम है। और ये जो एंजाइम होता है, ये यूज क्या करता है? यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो ये O2 का, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का यूज करता है इन ऑर्डर टू डिटॉक्सिफाई द ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स। तो डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए ये एंजाइम यूज होता है, और ये एंजाइम खुद क्या यूज करता है? ये यूज करता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को। क्लियर है यहां तक? अब एक और यहां पर एक फंक्शन लेता हूं मैं। ग्लाइकोसाइलेशन भी आ गई, डिटॉक्सिफिकेशन भी आ गई, और यहां पर एक और फंक्शन है दैट्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेंटेन करता है क्या? इट मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल, मेंटेन्स शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। शेप और स्ट्रक्चर को ये मेंटेन रखता है एक सेल का। क्योंकि देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ मिलता है? ये साइटोस्केलेटन के साथ मिलता है। साइटोस्केलेटन हम आगे जाके पढ़ेंगे। साइटोस्केलेटन जो होता है, दैट इज सिंपली जो स्केलेटन सिस्टम, जैसे कि हमारी बॉडी में बोन्स है, स्केलेटल सिस्टम है जिससे हम विथस्टैंड करते हैं, उसी तरीके से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर से मिलता है।
और उन साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर से ये क्या करता है, ये मेंटेन करा देता है शेप ऑफ सेल। तो शेप ऑफ सेल होती है मेंटेन किसके से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कैसे? बिकॉज दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट कंबाइन्स विद द साइटोस्केलेटन। साइटोप्लाज्म में एक स्केलेटल लाइक सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। तो जैसे कि हमारे अंदर हड्डियां होती है, उसी तरीके से जिससे हम हड्डियों से हम क्या कहते हैं, इरेक्ट होते हैं। इसी तरीके से सेल के अंदर भी साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे शेप ऑफ सेल मेंटेन रहती है। तो वो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स किसके साथ मिलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलते हैं और शेप ऑफ सेल को मेंटेन करते हैं। इसके बावजूद एक और फंक्शन है, दैट इज लाइसोसोम फॉर्मेशन। लाइसोसोम फॉर्मेशन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन जो होती है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी किससे बनती है, ये भी बनती है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे बनती है, बाय बेलबिंग। अब बेलबिंग क्या हो गया, देखो लाइसोसोम्स या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये बनती है बाय बेलबिंग हो गया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सिस्टर्नी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन जो होती है, इसमें ऐसे बेल्ब्स बन जाते हैं, बबल लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। और ये बबल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, विजिकल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये उसके बाद क्या होते हैं, डिटैच हो जाते हैं। और जब ये डिटैच हो जाते हैं उसके बाद ये दीज विजिकल लाइक स्ट्रक्चर्स ये आपस में मिल जाते हैं और एक लेयर सी बना देते हैं कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेल्बिंग। आई थिंक मोस्ट ऑफ द फंक्शंस क्लियर हो गई है यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और इसी के साथ हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ पर एंड अप करते हैं।